नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे हम जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल है ये वाला जो वेस्ट बंगाल और आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टग ऑफ वॉर चल रहा है वहाँ की सेक्रेटरी को लेकर के। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसको। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई से रिलेटेड कि सीबीएसई ने क्लास 12th की एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया है। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा रिजल्ट को। तीसरा हम जो आर्टिकल फ्रंट पेज पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने यहाँ पर। कश्मीर से एक छोटी बच्ची ने एक मैसेज डाला है, तो इस वीडियो में जो कंटेंट है वो जानेंगे, इसकी डेप्थ को समझेंगे कि क्या है ये पूरा मुद्दा। इसके अलावा अगर आप देखो फ्रंट पेज पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट जो है वो वैक्सीनेट करवाना चाहता है यूथ को पहले, ठीक है। तो जानेंगे क्या इसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स हैं हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर फ्रंट पेज पे देखा जाए तो कोई और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम पेज नंबर 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को टॉप कोर्ट दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक स्टे लगा दिया है कि आईजीएसटी को लेकर के जो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है ना, उसको लेकर के क्या मुद्दा है। अच्छी कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जानने के लिए हमें मिलेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इसके आगे ये वाला आर्टिकल देखेंगे जिसमें राज्यसभा में रीनॉमिनेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, इसमें कुछ मुद्दे हमें समझने को मिलेंगे, ये भी जानेंगे। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखेंगे। वायरस कहाँ से आया, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं, और इधर पहले से किसी को अगर सार्स कोव का इन्फेक्शन होया हुआ है तो सार्स कोव 2 दैट मीन्स कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो क्या आउटकम निकल रहा है, जानेंगे। और ये जो मेहुल चोकसी वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, इसको भी डिटेल में जानेंगे यहाँ से। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम एक तो ECLGS स्कीम के बारे में जानेंगे। दूसरा सेबी के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के कुछ एक एक्शन लिया गया है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने ये आरबीआई का जो लेटेस्ट सर्क्यूलर है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, बैंकों को क्या गाइडलाइन दी गई है अभी आरबीआई के द्वारा, वो जानेंगे। और एक ये OPEC प्लस सप्लाई के बारे में भी जानेंगे। बाकी चीज़ों को हम लास्ट में एक समरी ले लेंगे। पहले ये जो आर्टिकल्स हैं जो हमने हाईलाइट कर लिए उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट सेंटर ने सीबीएसई क्लास 12th की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है और रिजल्ट बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेस्ड। अब वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा उससे रिलेटेड अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, वो फाइनल होने के बाद में ही ये कुछ पता पड़ेगा कि रिजल्ट बनाने का क्या तरीका रहेगा। तो 12th क्लास हमेशा से देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके लिए मिनिमम एक स्क्रीनिंग लेवल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि DU ने अपनी तरफ से बोल दिया कि हम जो एडमिशन लेंगे वो मेरिट बेस्ड ही लेंगे, अभी एंट्रेंस एग्जाम कराने का कोई मानस नहीं है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि 12th की जो एग्ज़ाम होती है ना वो बोर्ड एग्जाम इसलिए होती है कि सीबीएसई भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा दे। दूसरे जो बोर्ड्स है जैसे यहां पर आप देख सकते हो CISE, SCE जिसको हम बोलते हैं काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये भी क्लास 12th की एग्जाम बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और जो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होती हैं वो भी बोर्ड एग्जाम। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बोर्ड एग्जाम का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करके फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाता है बच्चा, तो उन लोगों के लिए मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक इक्वलिटी वाला जो स्टैंडर्ड फिक्स करना है उसमें आसानी रहती है। तो उस चीज़ को देख करके अब आगे देखा जाएगा कि क्या फाइनलाइज होता है, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्योंकि इस पर अभी तक कोई प्रॉपर सहमति बन नहीं पाई है। क्योंकि सीबीएसई ने 2 प्लान दिए थे। प्लान ए आपको पता है जिसमें कहा था कि 19 सब्जेक्ट्स को आप पिक कर लो, टोटल 19 सब्जेक्ट्स को, और उनकी एग्जाम करवा लो और उनके बेसिस पे मेरिट डिक्लेयर कर दो। दूसरा ऑप्शन प्लान बी था जिसमें यह बताया गया था कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 4 पेपर ले लो और 4 पेपर में से भी आप 90 मिनट्स का एक एग्जाम लो, ठीक है, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का, और वो भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करो। तो ये 2 प्लान तो हैं अवेलेबल, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी सीबीएसई में लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th एग्जाम देंगे अगर एग्जाम करवाई जाती है तो उस केस में बच्चों की हेल्थ के साथ में कोई जल्दबाजी ना हो जाए, कोई खिलवाड़ ना हो जाए। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सीबीएसई को ये कहा है कि आप एक बार इस एग्जाम को कैंसिल करो। अब आगे देखते हैं कि किस
पर्टिकुलर प्रोसेस या किस मेथड पे रिलाई किया जाता है जिससे कि रिजल्ट तो कम से कम डिक्लेयर हो, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक वो हायर एजुकेशन में जाने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुद्दा पहले ही देख लिया। ठीक है, यही था मेन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया है कि बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो खींचतान चल रही है उसमें जो एक्स चीफ सेक्रेटरी, जो कि 31 मई तक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे बंदोपाध्याय जी, तो उनको कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आप, प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई थी साइक्लोन से निपटने के लिए, तो उसमें आप 15 मिनट लेट क्यों पहुंचे, तो आपको शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है और ये कहा कि आपको इसके पीछे की वजह बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है उसके पीछे वजह क्या है, वो है, देखो, साइक्लोन यास से रिलेटेड मीटिंग थी ये पहली बात, और जब डिजास्टर की बात आ रही है तो आपके एक्ट लग जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोविजन जो दिए हुए हैं वो है, इसका सेक्शन 51 है, उसमें बी और सी दो क्लॉज हैं ना 51 सेक्शन में। उसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल डिजास्टर के टाइम पे अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उस मीटिंग को अगर अटेंड करने में लेट कर देता है, और वो अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके चलते लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में उनको सजा हो सकती है 1 साल तक की जेल, या फिर उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड की जा सकती है, या फिर साथ में फाइन, या फिर दोनों। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने तक की बात आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इस तरीके से आप अलपन बंदोपाध्याय जी के खिलाफ में, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ में इस तरीके से एक्शन लोगे, जो कि आपकी पॉलिटिकल टसल का असर यहाँ पे दिखाओगे, तो बोले ये तो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स को डिमोटिवेट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब जो प्रोविजंस मैंने बताया, अब उनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और इसमें सभी को, मतलब जिनको भी उनको बुलाना होता है, इसमें सीएम आते हैं, या फिर जो भी गवर्नर्स हैं यूटीज़ के, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन इसमें होता है, और साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ऐसे में जब ये मीटिंग बुलाई गई तो प्रधानमंत्री की मीटिंग में ममता बनर्जी तो आई नहीं, और ये जब आए वहाँ के, जब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे 31 मई 2021 से पहले, तो वो लेट हो गए थे। तो ऐसे में एक तो बॉडी हो गई है, दूसरी होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है। तो दोनों, अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एनडीएमए को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पहला काम। दूसरी चीज़, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को हेड किया जाता है यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के एक तरीके से क्या होता है, सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे में क्लॉज 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जिनको बुलाया गया है मीटिंग के अंदर, चाहे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर, उस पूरी कमेटी के मेंबर हो, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो आकर के पार्टिसिपेट नहीं करते और उनके पास में कोई रीजनेबल रीजन या रीजनेबल कॉज नहीं होता है कि हाँ मैं इस वजह से नहीं पहुंच पाया था, और उस अटेंडेंस की को अवॉइड करने के चलते लोगों की ज़िंदगी खतरे में चली जाए, तो ऐसे में उनको पनिशमेंट हो सकती है। वो पनिशेबल ऑफेंस हो गया, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल तक का, 1 साल बोला था मैंने, सॉरी, आप करेक्ट कर लेना, 2 साल तक का जेल हो सकती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे चिंता की बात है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल टसल है उसका रिजल्ट, जबकि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था, तो ये कंसर्न भी अपनी तरफ से। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो पॉलिटिशियन के झांसे में आ जाते हैं, जो भी आप कहोगे, आप देखो, हमें बाईपार्टीशनशिप सिखाई जाती है एथिक्स के अंदर। उसकी वजह क्या रहती है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रो या एंटी नहीं होने वाले हो। इससे क्या होगा कि सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोalition हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करोगे। तो इससे क्या होता है कि आप सरकार की बजाय पॉलिसीज बनाने में काम करोगे, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करोगे। जो पुलिस स्टेट हुआ करता था अंग्रेजों के राज के टाइम पे, वो स्टेट अब वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और उस वेलफेयरिज्म को इंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। तो ऐसे में यहां पर एक ये हर्डल दोनों तरफ से आ रही है कि एक तो पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेट्स को खींच रहे हो, और एक ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया तो उसका हट जाना उनको भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों की तरफ से हमने कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने जब रिव्यू किया इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कि फर्स्ट फेज में तो जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित लोग थे वो हो गए, जिनके ऑलरेडी कोई बीमारी थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या कोई और दूसरी बीमारी हो जिसके चलते उनकी इम्यूनिटी पहले से कम है। नंबर 2, जो फ्रंट वॉरियर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट, वो सारे जो डील कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, तो उन लोगों को वैक्सीनेट करना था। और फिर उसके बाद में जो 90 साल उससे ज़्यादा के लोग, और फिर बाद में 45 साल वाला जो आपको पता ही है फेज़। तो पॉइंट यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा जो मेन निकाला जाता है वो ये कि भाई जिन लोगों को आप वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी पे रख रहे हो उन लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली। अगर आप कंट्री की प्रोग्रेस इंश्योर करना चाहते हो तो उस केस में आपको वैक्सीनेशन में यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। वजह क्या है? क्योंकि अभी वैक्सीन की शॉर्टेज भी है, तो जो ब्लैक फंगस की बीमारी चल पड़ी है साथ साथ में, माइकोरमिकोसिस, इस बीमारी को भी, म्यूकोरमिकोसिस, इसको भी टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी भी ड्रग की शॉर्टेज है। तो ऐसे में अगर आप ट्रायल्स बेसिस पे काम करो कि हाँ हमें प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो यूथ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी थी। तो यहाँ पर कोर्ट में ये भी बोला गया कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आप बिल्कुल ही एकदम अपनी इमोशंस को एकदम ख़त्म कर दो, पर आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें, सुबह हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि जुलाई अगस्त के बाद में जाकर के वैक्सीन सप्लाई पूरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी भी जून और जुलाई का पूरा महीना हमारे बीच में है। तो इन 2 महीनों में जो फर्टिलिटी रेट, अब की बार तो क्या है, सेकेंड वेव ने तो यूथ को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंसर्न है और लोगों ने इसीलिए पिटीशन लगा दी और उसी के चलते ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो म्यूकोरमाइकोसिस जो ये बीमारी है ब्लैक फंगस वाली, इसके लिए जो ड्रग की रिक्वायरमेंट है दैट इज लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये ड्रग है, इसकी भी शॉर्टेज चल रही है। तो इसकी भी शॉर्टेज को पूरा करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में पॉइंट है, यंगर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं, वर्किंग एज कौन सी है, ये यंगस्टर्स वाली होती है। तो ऐसे में बोले इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, इनको प्रायोरिटी पे रखो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है एक वायरल वीडियो से रिलेटेड कि 5 साल की एक लड़की ने, जो कि कश्मीर की है, श्रीनगर की है, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो डाला और उस वीडियो में ये कहा कि क्यों आप 6 साल के बच्चों को इतना ज़्यादा लोड दे रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के चलते सीखना भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस भी बन रही है। बोले कि मैं बैठती हूँ सुबह जल्दी और फिर उसके बाद में 2 बजे तक लगातार मुझे कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने देखना पड़ता है, कंटिन्यूअस इंग्लिश की, मैथ्स की, उर्दू की, ईवीएस की और कंप्यूटर स्क्रीन की क्लासेस कंटिन्यू होती रहती है। तो ऐसे में आप छोटे बच्चों को इतना बर्डन क्यों दे रहे हो? तो एक तो सबसे बड़ा सवाल आ गया एजुकेशन सिस्टम पे कि इस लड़की का जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, ये इस पर्टिकुलर वीडियो से कितना ज़बरदस्त मैसेज मिला है कि बच्चों के ऊपर एजुकेशन के नाम पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस डाली जा रही है। आप छोटे बच्चों का बैग देखा करो, कितना भरा हुआ रहता है। एक तरफ तो उनका जो चाइल्डहुड है उसको आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हो, साइड में कर रहे हो, और दूसरा एडिशनल प्रेशर और डाल रहे हो उन पे। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं उनकी जो बचपन में जो लर्निंग है या फिर उनका जो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं वो हिंडर कर देता है, रोक देता है। तो इसी चीज़ को लेकर के अभी आप देखोगे कि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर अभी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। तो उन्होंने ये सीधा सा सर्कुलर डिक्लेयर कर दिया कि जो 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनकी 90 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और वो भी 2 सेगमेंट में डिवाइड करके। और उससे 8वीं क्लास से बड़ी क्लासेस जो हैं उनकी क्लासेस दिन में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सर्कुलर वहाँ पे किया गया है। तो ये एक मैसेज है कि ये थ्रू आउट कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे समझने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है, बच्चों को वैसे ही एंजाइटी है, चार दीवारी के अंदर फंसे पड़े हैं, बाहर जाकर के वो खेल नहीं पा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी चल रही है। अगर उनके माता पिता कोविड से ग्रसित हुए हैं तो वो अलग स्ट्रेस है। अगर माता पिता की जो लाइवलीहुड अर्निंग सोर्सेज जो हैं, इनकम सोर्सेज हैं, वो अगर रिड्यूस हो गए तो और ज़्यादा स्ट्रेस। तो चारों तरफ से एंजाइटी का माहौल बना हुआ है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट था मेरा इस आर्टिकल को डिस्कस करने का, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया, जिसमें यह था कि जो इंपोर्टेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उन पे इंटीग्रेटेड जीएसटी जो लगता है उस पे अगर 12% टैक्स लगाते हो आप,
आईजीएसटी के नाम पे, तो बोलो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिकली मुद्दा क्या है कि एक इंडिविजुअल है जिसका कोई रिलेटिव, यहाँ पे नाम मैं आगे एग्जाम्पल में ना जाने की बजाय केवल मुद्दा समझ लो आप, कि एक बंदा है जिसका रिलेटिव रहता है यूएसए में मान लो, और वो यहाँ पर उनको कोविड से कोप अप करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो गिफ्ट करते हैं या फिर वहाँ से भेज देते हैं। तो वो जैसे ही इंडिया में एंटर होगा वो कंसाइनमेंट, तो उस पर जो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो लगेगा आईजीएसटी, तो उसको पहले आप देखोगे तो 28% चल रहा था ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इन पे, तो उसको रिड्यूस करके सरकार ने पहले ही 12% कर दिया है। तो ऐसे में रिडक्शन कर दिया, पर दिल्ली हाई कोर्ट में बंदा जाता है, ये कहता है कि ये 12% भी लगता है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं बोले वो वायलेट हो रहे हैं। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है दिल्ली ने, उसने क्या कह दिया, बोले ये आईजीएसटी आप 12% लगा रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे में इस मुद्दे के खिलाफ में पिटीशन लगा दी कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और इस ऑर्डर को, जिसमें ये कहा ना कि आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी अगर 12% टैक्स लगाते हो तो उस पर स्टे लगा दिया। वजह क्या थी इसके पीछे, वो वजह जानते हैं। देखो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 43rd मीटिंग हुई, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी स्टैब्लिश किया गया है कि कैसे और अच्छे से काम किया जा सकता है जिससे कि कोविड-19 रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको रिलीफ पहुंचाई जाए। बेसिकली जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उसके पहले का अगर माहौल देखा जाए, जिसको हम जिन टैक्सेस को आईजीएसटी के अंडर में डाला गया है उन टैक्सेस को अगर आप कंबाइन करो तो लगभग 77% आईजीएसटी लगा करता था 1 जुलाई 2017 से पहले, और जैसे ही जीएसटी लाया गया तो टैक्स का लेवल हो गया 28%। और फिर उसके बाद में जैसे ही कोविड-19 से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग गई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज आने लग गई, तो और ज्यादा रिलीफ दे दी गई और 12% तक आईजीएसटी को लेकर के आ गए। तो आप कैसे कह सकते हो कि आर्टिकल 21 को यहां पर ध्यान में नहीं दिया गया। ये बात बोली गई के वेणुगोपाल, जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वहां पर अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है मेन मुद्दा, और आर्टिकल 1421 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको यहां पर इस चीज के ऊपर स्टे लगा देना चाहिए, कोई यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नहीं है। बाकी तो देखो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी तरफ से आगे फंक्शन करेंगे, जो भी स्टडी आउटकम निकलेगा, इनको हफ्ते 8 जून तक का टाइम दिया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या देते हैं रिपोर्ट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है राज्यसभा में जो नॉमिनेट होकर के मेंबर्स जाते हैं उनसे रिलेटेड। ये क्वेश्चन बन सकता है, इस आर्टिकल को बिल्कुल हल्के में मत लेना आप, ठीक है। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा में रीनॉमिनेट होते हैं, तो जानते हैं मुद्दा क्या है। देखो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए अभी, और उन इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए स्वपन दास गुप्ता, और उन्होंने रिजाइन कर दिया राज्यसभा से अपनी जो नॉमिनेटेड सीट थी उससे, पर वहां पर जाते हैं और वो वहां पर हार जाते हैं। अब वापस आते हैं और उनको फिर अपर हाउस में जो उन्होंने सीट वैकेंट की थी वहां पर रीअपॉइंटमेंट मिल जाता है। एक तो ये मुद्दा हो गया नॉमिनेटेड मेंबर का। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट लॉयर जिनका नाम है महेश जेठमलानी, तो राम जेठमलानी नाम आपने सुना होगा, लॉयर रहे हैं, बहुत एमिनेंट लॉयर हैं ये, है तो क्या मतलब रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी नॉमिनेटेड सीट को छोड़ दिया था, फिर उसके बाद में अभी इनको भी ये भी एक लॉयर ही हैं, इनको एक इंडिविजुअल जो पहले से ही राज्यसभा के मेंबर थे उनकी डेथ होने के चलते उनकी सीट के ऊपर नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसे 2 केसेस हैं, तो अब दोनों केसेस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 देखो कि ये जो पावर है जिसमें नॉमिनेशन किया जाता है वो आर्टिकल 80 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका क्लॉज 1 है ना, उसका सब क्लॉज ए कहीं ना कहीं एम्पावर करता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को जिसने पहले से रेजिग्नेशन दे दिया हो, जिसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको उसी सीट के ऊपर रीनॉमिनेट किया जा सकता है रिमाइंडर टर्म के लिए। अब ये ध्यान रखोगे आप, बचे हुए टर्म के लिए ही रीनॉमिनेट हुए हैं स्वपन दास गुप्ता। तो ये क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा कि राज्यसभा में अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपनी सीट छोड़ करके जाता है और उस सीट पर दोबारा आता है तो अपने बचे हुए टेन्योर को ही कंप्लीट करेगा, ना कि 6 साल के लिए वो नॉमिनेट होगा। तो ये है स्टेटमेंट यहां पर रीनॉमिनेशन का। नॉमिनेशन और रीनॉमिनेशन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे, एक तो ये। दूसरा, एक सेपरेट नोटिफिकेशन आता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अच्छा, नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट भी किसकी राय पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, आर्टिकल 74, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे सेपरेट नोटिफिकेशन ऑफ होम मिनिस्ट्री का भी आता है, जिसमें महेश जेठमलानी जी को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। उनको नॉमिनेट किया गया है
रघुनाथ मोहापात्रा उनके डिमाइस पे, मतलब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जगह पे उनको नॉमिनेट किया गया है। तो मोहापात्रा जी का जो टेन्योर बाकी है ना, जो कि जुलाई 13 2014 तक ही है, 2024 तक ही है, उसी टाइम तक नॉमिनेशन होगा। तो कुल मिला के आप ये अगर एक थंब रूल याद रख लोगे ना कि राज्यसभा में मेंबर जो होगा वो एक सीट, मेंबर छोड़ो, एक सीट का टेन्योर 6 साल ही होगा, चाहे उस पर कितने ही मेंबर आ जाएं, कितने इंडिविजुअल बैठ जाएं आकर के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। ये ध्यान रखोगे, राज्यसभा में 6 साल का ही टेन्योर होता है एक सीट का, समझ गए। और उस सीट पे अगर दोबारा से नया टेन्योर शुरू होगा तो 6 साल पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे उसके अंदर रीनॉमिनेट करने पड़े, री इलेक्ट करने पड़े, कुछ भी करने पड़े आपको, समझ गए। तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। नॉमिनेशन मैंने बता ही दिया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड सोशल सर्विसेज में जिसने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उसको यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये मुद्दा था पूरा। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर छोटा सा एक आर्टिकल है, पेपर क्लिप्स हैं, कि अगर किसी को मान लो कोविड-19 होने से पहले कोई दूसरे कोरोना वायरस के किसी और वेरिएंट से, मान लो कि नॉर्मल इलनेस हुई हो, नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो गया हो, तो उससे अगर बीमारी हुई है तो ऐसे में उनकी बॉडी में डेफिनेटली उस हल्की फुल्की बीमारी को भी लड़ने के लिए कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हुई होंगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी दूसरे कोरोना वायरस के वेरिएंट से किसी को इन्फेक्शन हुआ है और वो उस इन्फेक्शन से रिकवर कर गए और उसके बाद में SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, सीवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो कम मिलेगी। इसके पीछे वजह क्या है? मेमोरी सेल होती है, बी सेल्स होती हैं, वो मेमोरी सेल की तरह काम करती है। वो कैसे? कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई SARS-CoV-1 है, मान लो यहां पर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, मान लो कि कोई कॉमन कोल्ड हुई है, तो ऐसे में आपकी बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया, वो आपकी बॉडी में जो बी सेल्स है ना, वो मेमोरी सेल की तरह काम करेंगी और उनके पास में आइडिया रहेगा कि हमने पिछली बार जब हमारे यहाँ पर अटैक हुआ था तो हमने कैसे उस बीमारी को लड़ा था, तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो जनरेट कर देंगी। तो ऐसे में अगर SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है आज के टाइम पे, तो ऐसे में उस शरीर में उपस्थित, उस शरीर में प्रेजेंट मेमोरी बी सेल्स जो हैं उस अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लेंगी और एंटीबॉडीज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट कर देंगी और वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के साथ में फैल जाएगी और उससे फायदा क्या होगा? बीमारी की सीवियरिटी घट जाएगी। तो ये चीज यहां पर एक रिसर्च में बताई जा रही है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप कहीं ना कहीं कोरोना को टैकल करने के लिए वैक्सीन डेवलप करने में इसमें हेल्प मिल जाएगी। ये चीज यहां पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं। अब सवाल आ जाता है कि भाई वायरस आया तो कहां से आया, क्योंकि अब फिर से एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से दो हाथ करने की पूरी कोशिश की थी कि चाइना को कैसे भी करके बिल्कुल नेकेड किया जाए पूरी दुनिया के सामने कि उसके यहां पर, चाइना के यहां पर लेबोरेटरी एक्सीडेंट हुआ था। जबकि एक थ्योरी ये निकल के आ रही है कि वायरस का इन्फेक्शन एक माइन से हुआ, माइन में माइनिंग चल रही थी और उस माइन के अंदर आप देखोगे जो चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, उनकी कॉलोनी थी और वहां पर एक माइनर को इन्फेक्शन हुआ और उसके चलते इन्फेक्शन फैल गया। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी है लेबोरेटरी में एक्सीडेंट को लेकर के। तो अभी भी आप देखोगे कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को लेकर के फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है और ये कहा है कि हमने हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये कह दिया है कि 90 दिन का टाइम है, मतलब 3 महीने का टाइम है, आप पता करो कि एक्चुअल में वायरस का आउटब्रेक कहां से हुआ। तो देखो मुद्दा ये है कि लैब लीक थ्योरी तो क्या कहती है कि वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ था, जहां पर कुछ रिसर्च चल रही थी वैक्सीन को बनाने को लेकर। इस चीज को लेकर देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से क्या एक्टिविटीज की गई थी उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रेस रिलीज भी आई थी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट जो था, जो कि अमेरिकन मीडिया के थ्रू एक्सपोज किया गया था, वो ये कि रिसर्चर्स जो हैं वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर अपनी रिसर्च कर रहे थे और ऐसे में वहाँ से कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि उनकी जो मतलब वहाँ पर रिसर्चर जो हैं रिसर्च करते करते ही बीमार हो गए थे। तो ऐसे में वो बाहर आए और इन्फेक्शन फैल गया चारों तरफ। फिर दूसरा स्टेटमेंट उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि रिसर्चर्स ने ये कहा, रिसर्चर्स जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कर रहे थे रिसर्च, तो जिस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के स्ट्रेन पे या पर्टिकुलर वायरस पे काम कर रहे थे उसका नाम था
RATG13। तो बोलो उस वायरस का कॉम्पोजिशन या उस वायरस का जो स्ट्रक्चर था या जो भी उसका बिहेवियर था वो कोविड-19 से लगभग 96.2% मैच करता है। तो एक ये एविडेंस करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज आ जाती है कि ये सैंपल आउटब्रेक जो हुआ है वो वुहान से हुआ। तीसरा एविडेंस यहां पे ये बताया जाता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वहां पर मिलिट्री रिसर्च चल रही थी जहां पर एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और वो भी किसके लिए? पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वहां की चाइना की आर्मी है उसके लिए। तो पॉइंट यहां पर आ रहा है अल्टीमेटली कि कैसे भी आप इन तीनों पॉइंट्स में उठा के देख लो कि लैब से ही लीक हुआ है। एक तो ये थ्योरी निकल के आ रही है जिसको ऊपर लगातार अमेरिका की तरफ से बातचीत हवा दी जा रही है। अमेरिका चाइना को इस बात पर बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा है। दूसरी तरफ एक थ्योरी आ रही है जिसमें यह कहा जाता है कि माइनिंग करते करते कोरोना वायरस का इंफेक्शन फैलना शुरू हुआ और उसका रिजल्ट ये हो गया कि चारों तरफ ये फैल गया। अब इन दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। नंबर 1 कि अगर लेबोरेटरी से ये वायरस आउटब्रेक हुआ इसका मतलब चाइना क्या प्लान कर रहा था जिसके चलते ये वायरस का वहां पर एक तरीके से रिसर्च हो रही थी और आगे क्या बनाना चाह रहा था? बोला जा रहा है, बोला वैक्सीन बनाना चाह रहा था चाइना। पर पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि फिर जब आउटब्रेक हो ही गया था, आप लीगल काम कर रहे थे, तो आपने अलर्ट क्यों नहीं किया वर्ल्ड कम्युनिटी को? यह सवाल आ जाता है चाइना के ऊपर। दूसरी तरफ यह आ जाता है कि एक माइनर को इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के चलते ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता चला गया, तो ऐसे में चाइना के ऊपर थोड़ी सी कम जिम्मेदारी आती है। पर फिर भी ये जवाब तो हमेशा देना पड़ेगा चाइना को कि भाई आपने टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया? टाइम पे अगर आप अलर्ट डिक्लेयर कर देते तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद की जा सकती थी। इसी चीज के चलते आप देखोगे डब्ल्यूएचओ पर भी सवाल उठने लग गए कि डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को टैकल नहीं किया, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका टास्क ये है कि इंटरनेशनली हेल्थ को प्रोमोट किया जाए, जिसमें वो कहीं ना कहीं फाइनल काम नहीं कर पाया। डब्ल्यूएचओ ने भी देखो इन्वेस्टिगेशन की है अपनी तरफ से, क्योंकि देखो जी जिम्मेदारी तो है ही। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई है मार्च 30, 2021 को, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है कि वाकई में वायरस आउटब्रेक कहां से हुआ है। बस वहां पर जो कमेंट आए हैं वो कुछ लाइकली या वेरी लाइकली, एक तो ये बोला गया है, या फिर अनलाइकली, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो लाइकली या वेरी लाइकली वाला तो ये है कि वायरस स्प्रेड जो है एनिमल से हुआ, इंटरमीडिएट होस्ट पे गया और वो ह्यूमंस तक पहुंच गया। तो ये तो बात कही जा रही है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ लेबोरेटरी वाली बात पे डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि ये मोस्ट अनलाइकली है, एक्सट्रीमली अनलाइकली बताया जा रहा है। पर यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि आज डब्ल्यूएचओ में चाइना की कमांड बहुत सारी है। चाइना की मतलब वहां पर यूएसए से ज्यादा चाइना की चल रही है आज, आप ये मान के चलो। तो उस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि फंडिंग यूएसए ने बंद कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देना, सपोर्ट देना, वो सारा चाइना कर रहा है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट हो वो भी कंक्लूसिव नहीं है, केवल टेंडेंसीज बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है। तो यूएसए ने अपनी तरफ से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये हाईलाइट किया है कि हमें कहीं ना कहीं एक अनबायस्ड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, साइंस बेस्ड हो और इंडिपेंडेंट प्रोसेस का पता पड़े कि ये आउटब्रेक हुआ तो कैसे हुआ। इसमें आप देखोगे चाइना के अलावा इस प्रपोजल का किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है अभी तक। तो सब लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो। चाइना ने क्यों मना किया, उसकी वजह क्या है? चाइना की इमेज खराब करना चाहता है यूएसए, ये चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में दिया। दूसरी तरफ इंडिया की बात करो तो इंडिया ने ये तो नहीं कहा कि चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया ने डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज किए, ये कहा कि देखो डब्ल्यूएचओ ने जो स्टडी की है वो सही दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम था, अब दूसरे कदम को भी हमें उठाना चाहिए। तो कहने का मतलब हमने इनडायरेक्टली यूएसए की तरफ हमें मिला दी, पर डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया है। तो ऐसे में हमने तो देखो वही चीज है, हमारा तो एक ही मुद्दा है कि कैसे भी करके एक सही रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि अभी जो सेकंड वेव आई है ना, इसका असर जितना इंडिया पे उतना किसी पे नहीं हुआ है। ओके, तो ये पूरा मुद्दा था। अभी भी कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लीगल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं मेहुल चोकसी को इंडिया वापस लाने में। देखो केस तो जान लो पहले। ये एक फ्यूजिटिव ज्वेलर है, भगोड़ा ज्वेलर है, जो कि 13,000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक के साथ में फ्रॉड करके भाग गया और अभी अरेस्ट किया गया है। कहां पे? डोमिनिका में। डोमिनिका क्या है? एक कैरेबियन कंट्री है। वहीं पर आप देखोगे दूसरा कंट्री है एंटीगुआ। तो बंदे ने कितनी स्मार्टनेस दिखाई है कि एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली।
अब एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली, तो आप एक चीज बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप लॉ है 1955 का, वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप को हम अलाउ नहीं करते हैं। तो इसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली 2018 से, और इससे इसके चलते क्या हो गया, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हुआ कि नहीं इंडियन सिटीजनशिप से। एक तो ये बात आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज, इसने अपना पासपोर्ट जो है वो ये बोला जा रहा है कि वो जमा करा दिया था इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कि ये हमारी तरफ से मेहुल चोकसी जी का ये पकड़ो पासपोर्ट, अब वो एंटीगुआ के सिटीजन हो गए। अब होता क्या है कि इस बंदे को डोमिनिका में कैसे पकड़ा गया कि एंटीगुआ से ये डोमिनिका गया, और डोमिनिका में वहां पर क्या है कुछ गड़बड़ चीज करते हुए पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसके बाद में केस पहुंच गया कहां पर, वहां की जुडिशियरी में, डोमिनिका में। अब सवाल ये उठता है कि न तो ये डोमिनिका का सिटीजन है, ना ये इंडिया का सिटीजन है, और इंडिया ने डिमांड की है कि आप हमें मेहुल चोकसी को हैंडओवर कर दो क्योंकि ये फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, ये भगोड़ा है, बहुत सारे पैसों का घपला किया है इसने। पर बात यह आ जाती है कि डोमिनिका की तरफ से जैसे ही अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए जाते, इतने में डोमिनिका सुप्रीम कोर्ट में मेहुल चोकसी के लॉयर्स हैं वो पहुंच जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप किस बेसिस पे मेहुल चोकसी को इंडिया को हैंडओवर करोगे, क्योंकि उसने तो एंटीगुआ की सिटीजनशिप 2017 में ही ले ली थी, तो उस केस में अब वो इंडिया का सिटीजन तो रहा ही नहीं है, तो आप कैसे आप उसको इंडिया भेज सकते हो। तो ये लीगल इशू फंस गया है क्योंकि इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास में नहीं है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे यहां पर जो सिटीजनशिप लॉ है 1955 का, ये बिल्कुल यही चीज कहता है। और इंडिया की तरफ से क्या कहा जाता है कि अब इंडिया के पास में क्या बच जाता है, किस बेसिस पे इंडिया अपनी क्लेम कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास में अभी तो बस वही चीज़ है कि पासपोर्ट भी नहीं है इसके पास में इंडिया का, और दूसरी चीज़ है कि इस बंदे ने अपनी सिटीजनशिप भी चेंज कर ली है। तो पॉइंट अब यह आ रहा है कि इंडिया के सामने केस क्या है। देखो, इंटरपोल के द्वारा जो इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है, इंटरपोल के द्वारा भी नोटिस डिक्लेयर कराए हुए हैं इसके अगेंस्ट में, रेड नोटिस, अलग अलग कैटेगरी की नोटिस होते हैं, आप देखना एक बार, रेड ब्लू ऐसे करके। तो सीवियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रेड नोटिस डिक्लेयर कराया हुआ है। तो ऐसे में इंटरपोल का जो नोटिस है वो एक तो एविडेंस देता है कि हाँ वाकई में इस बंदे ने इंडिया में कुछ ना कुछ गफले किए थे, कुछ ना कुछ क्राइम कंडक्ट किया था। तो एक ये पॉइंट यहां पर हमारे पास में आ रहा है, और रही सही में इंडिया ने जो और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे वो दे दिए। पर इंडिया के सामने जो मुद्दा है वो आपको मैंने बता ही दिया कि सिटीजनशिप जो है वो कहीं ना कहीं इसकी खत्म हो रखी है। अब हमारे यहाँ पर जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसका सेक्शन 9 क्या कहता है, ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। अगर कोई भी बंदा बाहर जाकर किसी भी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। या मान लो कोई भी बंदा दूसरे देश में जाकर के नेचुरलाइजेशन लंबे समय तक रहे, रजिस्ट्रेशन ले ले, या वॉलंटरीली अगर वहां पर जाकर के अपनी सिटीजनशिप दूसरे कंट्री की ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से ये चीज यहां पे बताई जा रही है। तो ऐसे में किसी भी केस में, या फिर हमारे यहां पर जो एक्ट अवेलेबल है सिटीजनशिप से रिलेटेड दूसरे, या फिर सिटीजनशिप रूल 2019, यहां पर अगर सारे प्रोसीजर को भी देखें तो मेहुल चोकसी आज के टाइम पे एंटीगुआ का सिटीजन है, ना कि इंडिया का। ये एक लीगल है काम, मतलब लीगल मुद्दा जो फंस रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा, इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड बात आ गई। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के बेसिस पे सभी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन देती है, वो ये कि अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ करके दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसको इंडिया के ऑफिस में जाकर के अपने पासपोर्ट को हैंडओवर करना पड़ेगा। जो भी वहां पर पास में मिशन या फिर पॉसिबल इमीडिएटली वहां पर जैसे ही नेशनैलिटी दूसरे कंट्री की ले तो वहीं की वहीं पे पासपोर्ट सबमिट करा दे। तो बात घूम के वही आ गई, हमारे लॉज का इस बंदे ने, इसके लॉयर्स ने गजब तरीके से यूज किया है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया के पास में कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल, इंडिया के पास में ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये हमारे पास में क्या पहले एग्जांपल है, देखो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का जो स्कैम पकड़ने में आया था, तो उस केस में क्रिश्चियन माइकल करके एक बंदा था जो कि ब्रिटेन की सिटीजनशिप लेकर के यूएई में रुका हुआ था, तो उसको यहां इंडिया में उस केस के चलते आना पड़ा था सुनवाई के अंदर, समझ गए? तो ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। पर सवाल यह आ जाता है कि क्या हमारी एंटीगुआ के साथ में या डोमिनिका के साथ में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब हो गया कि मान लो हमारे इंडिया में इसने, मेहुल चोकसी ने कोई क्राइम कंडक्ट किया और वो चला गया वहां पे
एंटीगुआ के अंदर, तो वहां से यहां वापस लेकर के आया जाए, यहां पर क्राइम कंडक्ट करने के चलते यहां पर पनिशमेंट देने के लिए, तो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी तो वहां से वो आ सकता है। तो एक ये मुद्दा भी उलझ रहा है। पर सवाल ये है, इंडियन टीम जो है देखो हर्डल्स का तो सामना कर रही है, पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स भी तो आई थी ना, हमने भी तो कितनी न्यूज़ पढ़ी, आपने भी सुना होगा कि मेहुल चोकसी और एक वो नीरव मोदी, इन दोनों मामे भांजों ने मिलकर के किस तरीके से लूटा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, जो जिस तरीके से पूरा घपला हुआ है। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और इंटरपोल का जो नोटिस है वो भी काम करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था जो हमने समझा, आगे चलते हैं। देखो सेकंड वेव में हमेशा क्या है, अभी जो कोविड-19 की चल रही है तो क्राइसिस तो बढ़े हैं, कम तो हुए नहीं है। तो ऐसे में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसको हम बोल रहे हैं ECLGS, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें आप देखोगे फंडिंग लिमिट जो है वो सरकार ने इंक्रीज कर दी है, टोटल कर दिया गया है 3 लाख करोड़ रुपए तक। तो पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि स्कीम में होता क्या है वो अगर हम जाने तो इसमें यह है कि कोविड-19 के चलते लिक्विडिटी क्रंच बहुत हुआ है, लोगों के पास में पैसा नहीं घूम पा रहा है, और लिक्विडिटी क्रंच होने के चलते वो अपनी एडिशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो सप्लाई चेन को इंक्रीज करना चाहें वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में सरकार के द्वारा ये ECLGS स्कीम शुरू की गई, जिसमें कोलैटरल फ्री, एक्स्ट्रा कोलैटरल के बेसिस पे आप देखोगे, नहीं बिना कोई कोलैटरल के, कि मतलब लोन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अब उस लोन को आगे मतलब उसी लोन के ऊपर लोन लेना चाहे कोई कंपनी और, या फिर अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहे, तो सरकार जो है वो उनसे कोई भी कोलैटरल की डिमांड नहीं करेगी, कोई भी गिरवी नहीं मांगेगी, सरकार केवल अपनी गारंटी पे ही लोन अवेल कराएगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन है इस ECLGS स्कीम का। अब इस स्कीम में सिविल एविएशन सेक्टर को भी डाल दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन को प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ये फ्लाइट में जो भी स्टाफ मेंबर जो भी चल रहे हैं, तो उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अवेल कराई जा सके, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जा सके। तो ओवरऑल देखो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। तो इस स्कीम के बारे में हमें जानना था, वो हम देख चुके हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के सेबी ने 2 इन्फोसिस के एक्स स्टाफ को के अगेंस्ट में प्रॉब इनिशिएट किया है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है वो आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लो इन्फोसिस कंपनी है, इसके 2 स्टाफ मेंबर्स हैं, अंदर काम करते थे, ये तो करते थे, करते हैं भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को क्या होता है, आइडिया रहता है कि आने वाले टाइम पे इन्फोसिस कब बॉन्ड रिलीज करेगी, कब इन्फोसिस जो है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेगी, कब इन्फोसिस के चांसेस हैं कि मार्केट में इन्फोसिस के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू अप हो जाएगी। तो ऐसे में इन लोगों को आइडिया रहता है अंदर की बात का, इसलिए ये हो गए इनसाइडर। अब ये क्या करेंगे, अपने रिश्तेदार या अपने जानकार को बता देंगे कि देख भाई 2 करोड़ रुपए तो मेरे ले, और तेरी इच्छा हो जितना तेरा हिस्सा ले और इन्फोसिस के शेयर खरीद ले, क्योंकि मैं तो देख स्टाफ का आदमी हूं, मैं तो खरीद सकता नहीं हूं, पर तू तो खरीद ही सकता है ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये करने वाली इन्फोसिस। तो ऐसे में क्या हो गया, इसने इन्फॉर्मेशन लीक की कि नहीं, और इसके चलते इन्फोसिस फिर बाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर देगा ये बंदा, और बाद में इस जो मेंबर है इन्फोसिस का कंपनी का, उस बंदे के कहने पे उस बंदे ने इन्वेस्ट भी कर दी, तो फायदा होगा कि नहीं इनको। ये कहीं ना कहीं एक इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई, इसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि कहीं ना कहीं जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जो बेचारे बहुत सोच समझ करके अपनी हार्ड अर्न मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का फायदा कहीं ना कहीं ये जो अंदर के लोग हैं ना वो खा जाते हैं। तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी होता है, और इस पर जो फंक्शनिंग है वो किसके हाथ में आ जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, ये था आर्टिकल। इसके अलावा आपके लिए छोटा सा आर्टिकल हो रहा है वो देख लेते हैं कि आरबीआई की लेटेस्ट सर्कुलर क्या है भाई क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। देखो 2018 में आरबीआई ने अपनी तरफ से एक सर्कुलर दिया था कि कोई भी एंटिटी हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं करेगी, और कोई डील भी कर रहा है तो उसको हेल्प नहीं करेगा। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में स्ट्रक डाउन कर दिया था, जो मैंने बताया था आपको कि आपके पास में जब तक कोई लीगल बैकिंग नहीं है तब तक आप कैसे किसी भी करेंसी को या किसी भी ट्रेडिंग को आप बैन कर सकते हो, लीगल बैकिंग होनी चाहिए। तो ऐसे में अब एसबीआई और एचडीएफसी इन दोनों ने अपने कस्टमर्स को यह कह दिया कि भाई आप वर्चुअल करेंसीज में ट्रेडिंग नहीं करोगे, बिटकॉइन जैसी करेंसीज में ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो आरबीआई के पास बात गई, तो आरबीआई ने यह कहा कि भाई हमने सर्कुलर दिया था उसमें कोई गलत नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो वो अब सर्कुलर वैलिड नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे में अब वर्चुअल करेंसीज में ट्रेडिंग करने के लिए बैंक्स रोकेंगे नहीं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रोकेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या पोजीशन चेंज हो रही है आरबीआई की। देखो आरबीआई अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी लाने के अंदर है, वो देखने वाली बात है कितने टाइम में और कब क्या प्लान के साथ में आया जाता है। पर दूसरी तरफ आज देखो कि इंडियंस के लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टेड हैं, तो उन लोगों को सेफ्टी फील होगी। अब बात आती है कि बैंक्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो जी बात ऐसी है, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए चलो एक बार हाँ भी कर देंगे ना, तो नो योर कस्टमर वाला जो बिहेवियर है, केवाईसी का नॉर्म है, उसको फॉलो करेगा बैंक। दूसरा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी कर्व करने का काम करेंगे बैंक, उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जो टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए जो काम किए जाते हैं उनको भी रोकने का काम करना पड़ेगा, ये भी एक ऑब्लिगेशन है बैंक्स पे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 है, उसकी भी कंप्लायंस बैंक्स को देखनी होगी। और साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत हमारे यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से रेमिटेंस आती है, उस पर भी नज़र आरबीआई बैंक्स जो है वो गड़ा करके रखेंगे। तो ओवरऑल ये है कि करेंसी वर्चुअल करेंसीज में बैन बिल्कुल नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग की जा रही है तो आरबीआई के द्वारा उस पर जो सर्कुलर 2018 में डिक्लेयर किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरी चीज़, बैंक अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अलर्ट होकर के फिर बाद में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होने देंगे। ओके, और इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट और है जो हम देख लेते हैं। आपके सामने ये आ गया, स्क्रॉल डाउन करते करते मैं कहाँ पहुँच गया, चलिए ये आ गया। देखो ऑयल प्राइसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ी बढ़ी है, तो ऐसे में OPEC दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC प्लस का मतलब हो गया इन OPEC कंट्रीज के साथ में जो अलाइज दूसरे कंट्रीज है जो कि टोटली मतलब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली इस चीज़ पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि वाकई में अब सप्लाई कर्व को हमें हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती चली गई तो फिर डिमांड में कॉलेप्स हो जाएगी कभी, या फिर कोई दूसरी अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए तो फिर बाद में ये जो इकोनॉमीज है ना गल्फ कंट्रीज वाली, और ये बिल्कुल कॉलेप्स हो सकती है, क्योंकि इनकी सारी इकोनॉमी जो है ना वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इनको भी थोड़ा डर लगता है, तो डर भी लगता है और रियलिटी भी है कि हाँ मैनेज तो करना ही पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, अब थोड़ा सा जिस्ट लेने की तो देखो आप खुद से देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। मेन जो न्यूज़ थी वो हमने देख ली है। ठीक है, थैंक यू।